Hello student, welcome back to IBS. Today we are going to discuss about strategic planning journey. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक नया टॉपिक है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, जैसे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी। नॉर्मल अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी में आपका हो गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे यूट्यूब का ऐड चला के आपको डायरेक्ट कस्टमर के मोबाइल पे अपना प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं, तो वो कोई भी कर पा रहा है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यूनिलीवर ही पिच करें, आप भी कर सकते हो। उसके बाद सस्टेनेबल प्रोडक्ट लाइन। तो यूनिलीवर को इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास इको फ्रेंडली पैकेजिंग है जो हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं। उसके अलावा हम कार्बन न्यूट्रल गोल है हमारा, उसके थ्रू हम इमोशनली हिट कर सकते हैं अपने कस्टमर को। करेक्ट। तो ये सब तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को सस्टेनेबल प्रोडक्ट लाइन बना के आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट। तो इमर्जिंग मार्केट कौन कौन सी है? ऑब्वियसली इंडिया है इमर्जिंग मार्केट, ब्राजील है, साउथ ईस्ट एशिया है। तो इन सारी कंट्रीज में आप अपना प्रोडक्ट को आप दे सकते हो। जैसे पहले मान लीजिए कि लाइफ बॉय का ज्यादा डिमांड था, अब क्या है कि जैसी कंट्री जो है इमर्ज हो रही है, ग्रो कर रही है, या आप बोलो कि ग्रोइंग कंट्री जो है, उनमें आप लक्स की जगह पे आप डव भी मार्केट में दे सकते हो। तो अब क्या है कि लक्स भी इन्हीं की कंपनी का, यूनिलीवर का है, लाइफ बॉय और डव भी है। तो पहले भी आप ही कमा रहे थे और अब भी आपने इमर्जिंग कंपनी हो गई, तो आपने नया प्रोडक्ट डाल दिया जिसको प्रीमियम प्रोडक्ट बना करके आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। स्मूथ होता है यूज करने पे। ऑब्वियसली आपने लक्स और डव यूज किया होता, आपको डिफरेंस तो पता होगा कि क्या डिफरेंस है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो प्रीमियम प्रोडक्ट बना करके, या पियर्स हो गया जिसमें आर पार दिखता है वो इस तरह का साबुन, वो सब के थ्रू आप प्रीमियम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके आप इमर्जिंग कंट्रीज का मतलब हो गया कि वो कंट्री जिसमें लोगों के पास पैसा है और अर्निंग बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले बहुत कम था और अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। आपने नोटिस किया होगा कि पहले एक गली में एक कार होता था, अब हर गली में 10-10 कार लगा हुआ। करेक्ट। तो हमारे पास जो है अर्निंग बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो हम खर्चा भी करेंगे। तो इमर्जिंग मार्केट होगा तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होता है D2C बिजनेस में, या कोई भी आप बिजनेस लेके आ गए हो तो आपको वो चल जाएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ की थ्रेट की भी बात कर लेते हैं। जैसे ग्लोबल कंपटीशन है यूनिलीवर का, इंटेंस प्राइस वार चल रहा है। ठीक है, वेरी वेरी इंटेंस प्राइस वार है अपना। उसके बाद रैपिड इनोवेशन हो रहा है। करेक्ट। तो इसकी वजह से हमको ग्लोबल कंपटीशन के साथ बीट करना और मीट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके बाद सप्लाई चेन डिसबर्समेंट्स। इसमें क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन से हो सकता है, पेंडेमिक आ सकता है, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो सकता है। तो ये सब चीज़ पे भी आपको स्टडी करके रखना है कि जो भी कंट्री में, जहाँ भी इमर्जिंग कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप हो, तो उसका जियोपॉलिटिक्स कैसा है। ठीक है, वहाँ कुछ टेंशन तो नहीं चल रहा है। फिर आप पेंडेमिक वगैरह पे आप जब रिसर्च करोगे तो आप देखोगे कि पेंडेमिक में किस तरह के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा था, और क्या आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा था या कम हुआ था। तो अगर सेम पेंडेमिक रिटर्न आएगा तो आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से स्विच कर जाएगी कि आप फौरन से आप कॉस्ट कटिंग कर लोगे और प्रोडक्शन को कम कर दोगे, और फौरन से आप इमीडिएट एक्शन ले सकोगे। तो उसके लिए जब पेंडेमिक आ जाए तब प्लान बनाना बेहतर है, या पहले से हम उस पर डिटेल रिसर्च करके डॉक्यूमेंट बना कर रखें, कौन सा बेहतर है? ऑब्वियसली ये बेहतर है, आप पहले से इस पर स्टडी करके रखो। उसी तरीके से रॉ मटेरियल शॉर्टेज, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज कभी भी हो सकता है, तो हिस्टोरिकली आप उसको स्टडी करना होगा कब कब शॉर्टेज हुआ और किस रीजन से हुआ। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या काम कर रहा है रॉ मटेरियल शॉर्टेज। कभी वार की वजह से हुआ था, या कभी बारिश कम हुई उसकी वजह से हुआ। तो जो भी फैक्टर्स हैं, जब आप उस पर पूरा स्टडी करके रखोगे तो आप लिस्ट बना लोगे कि हमको अगर रॉ मटेरियल सप्लाई पे श्योरिटी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी की, हमारा सप्लायर दे पाएगा कि नहीं, तो क्या क्या फैक्टर की वजह से सप्लाई बंद हुआ था, उन सब फैक्टर पे आप स्टडी कर लोगे कि अगले साल में क्या चांसेस है, बारिश का क्या प्रोडिक्शन है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, या वॉर का क्या है पॉलिटिकल। आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए 2025 चल रहा है, तो मे बी गवर्नमेंट जो है 2028 या 29 तक रहेगी सेम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग है नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो टैक्स वगैरह भी सेम रहेगा, तो रॉ मटेरियल का प्राइस पे भी आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। फिर प्रोडक्शन आप देख लोगे कि बारिश होगी कि नहीं, उस लेवल पे प्रोडक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो तो जो भी फैक्टर है आप देख करके टिक मार लोगे कहाँ पे हमको खतरा है कहाँ पे नहीं है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा। और उसको आप रिव्यू करते रहो हर क्वार्टरली। अगर आप रिव्यू करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई, हमने तो टिक मारा था जनवरी में कि एंटिसिपेट था कि बारिश जो है बराबर होगी जितना होती है हर साल, लेकिन अभी मार्च में है, मान लो जनवरी से दिया था, मार्च में पहुंच गए, तो मार्च में जो नया प्रोटेक्शन है उसके बेसिस पे लग रहा है बारिश जो है वो 1/2 हो जाएगी, या बारिश जो है डबल हो जाएगी। तो उसमें रॉ मटेरियल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस बेसिस पे आप अपना प्लान फौरन से चेंज करो, क्योंकि प्लान चेंज करके आप अपना कॉस्ट बचा सकते हो, आप एनर्जी बचा सकते हो, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं
नहीं है, हर चीज आप सेव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ स्टडी करना है, आपको कुछ करना नहीं है। बाद में एक्स्ट्रा करना या कम करने से बचने के लिए हम ये सारा काम करते हैं। उसके अलावा थ्रेट में है इवॉल्विंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, तो ये हमारे लिए खतरा है। उसके बचने का क्या तरीका है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा था। वैसे ये थ्रेट के अंदर आता है कि आपका सप्लाई चेन का डिस्टर्ब होने का क्या क्या चांसेस है, किस किस वजह से हो सकता है। इवॉल्विंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में आपका हो गया ट्रांसपेरेंसी, एथिकल सोर्सिंग, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट की डिमांड आज की डेट में है। लोग बिल्कुल प्रीमियम प्रोडक्ट चाहते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए लोगों को, क्या आपने प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट यूज किए हैं उसको आप लिस्ट आउट करो, अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे लिखो, जेन्युइनली लिखो कि जो चीज ज्यादा यूज किया है उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नीचे उससे कम वाले को लिखेंगे, उस ट्रेंड में लिखा जाता है। तो वो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, लोगों को चाहिए। फिर इथिकल सोर्सिंग की भी जरूरत है। तो ये सब आपका डिमांड है, इसको फुलफिल करना आपके लिए एक तरीके से थ्रेट है। तो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन, वो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ना आपका, वो इंटरनल डिजाइन को शेप देता है। जिससे मैंने बोला कि बारिश कम होगी या ज्यादा होगी, उस वजह से रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस वजह से आपका इंटरनल जो आपका प्रोडक्शन का प्लान था वो सब चेंज होगा, राइट। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इंटरनल जो है चेंजेस होते हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं करते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिव एंड एजाइल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करने के लिए है। किसी भी मार्केट में कंडीशन में आप सरवाइव कैसे कर सकते हो उसके लिए हम ये बनाते हैं कि जो भी सिचुएशन हम पहले से उस पर स्टडी करके रखें कि इस सिचुएशन में हमें ऐसे एक्शन लेना है, तो वो आपको सेव करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट सेशन। स्टे ट्यून। प्लीज मेरे लिंक्डइन और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।